क्या वो 10 बड़ी बातें हैं। सबसे पहली बात है कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। अब ये कहना गलत नहीं होगा। बीजेपी के हाथ में कर्नाटक के तौर पर 21वां राज्य आ चुका है। तीसरा है पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी का जादू फिर चल गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान चुनाव में दिखेगा इसका असर। 2019 के चुनाव में भी इसका असर दिखेगा, ये भी तय है। कर्नाटक के नतीजों को विधानसभा चुनाव में भुनाएगी बीजेपी, लोकसभा में भी भुनाएगी। कर्नाटक की जीत से मिशन 2019 के लिए बीजेपी की राह और आसान हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी की अगुवाई में बड़ी हार हुई है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के हाथ में सबसे बड़ा राज्य कर्नाटक निकल गया है। अब पुदुचेरी नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य और पंजाब तक सीमित है वो। कांग्रेस के पास सिर्फ 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान चुनाव में इसका असर दिखेगा। अनुज जी, राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मैं एक फॉरवर्ड लुकिंग व्यू तक जाऊं, लेकिन उससे पहले मैं राहुल गांधी के नेतृत्व पर किसी तरह का कोई असर पड़ने वाला है? क्योंकि लोग बोले कि अगर 13 राज्य हार चुके हैं उपाध्यक्ष बनने के बाद, अध्यक्ष बनने के बाद तीसरा बड़ा राज्य आ रहे हैं और 12 राज्य उससे पहले हार चुके हैं, तो ऐसे में क्यों इनको रखा जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष? कोई सवाल नहीं उठाएगा क्या आपकी पार्टी में? देखिए दीपक जी, आप का जैसे मैंने कहा बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनुज जी बैठे हैं और भी अन्य बहुत वरिष्ठ पत्रकार देश के बैठे हैं। महान चाणक्य को हम सभी मानते हैं और पूरा देश महान चाणक्य को पूजने का कार्य करता है। राजनीति के सबसे बड़े ज्ञाता थे महान चाणक्य। उन्होंने एक सेंटेंस कहा है संस्कृत में, प्राणादापि प्रत्योरक्षितव्य, अपने प्राणों का बलिदान देके भी अपने विश्वास की रक्षा करनी चाहिए। हम अपना विश्वास व्यक्त करते हैं गांधी फैमिली में, और गांधी फैमिली कांग्रेस पार्टी की न्यूक्लियस है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। उसका कारण है, देखिए सन 52 से लेकर के, और अगर आप लंबे समय तक 2014 तक की बात करेंगे तो हम गांधी फैमिली के दम पर, गांधी फैमिली के वोट बैंक पर भी चुनाव जीती कांग्रेस पार्टी। और अगर हम चुनाव हार रहे हैं तो हम इतने कमजोर नहीं है कि हम लोग गांधी फैमिली को छोड़ दें। पहली बात, क्या भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल है कि सन 52 से लेकर सन 1998 तक 40 लंबे साल तक भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठी रही, अपना प्रधानमंत्री नहीं बना पाई। और क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी के नेतृत्व में प्रश्न चिन्ह लगाया? क्या उनको छोड़ने का कार्य किया? अटल जी और अडवाणी जी की जोड़ी ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने का कार्य किया। हालांकि अडवाणी जी का आज क्या हाल है ये सबको पता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन गांधी फैमिली के मामले में प्रत्येक कांग्रेस ये मानता है कि वो हमारा विश्वास है, हमारा विश्वास थे, हमारा विश्वास रहेंगे। आप मतलब गांधी फैमिली के आगे देख ही नहीं सकते आप? देखिए, जो आपने प्रश्न किया, देखिए मैंने बहुत स्पष्ट किया कि जैसे मेरे पिता हैं या दादा हैं, वो अगर मुझे बहुत बेहतर जीवन दे रहे हैं, मान लीजिए मेरे पिता पे कोई विपत्ति आ जाए और उसके बाद मैं कहने लगूं वो मुझे बेहतर जीवन ना दे पा रहे हो या मुझे कुछ सुविधाएं ना दे पा रहे हो, तो मैं अपने पिता के नेतृत्व पे या पिता के बातों पे प्रश्न चिन्ह लगाने शुरू कर दूं, तो मैं ऐसा नालायक बेटा नहीं बनना चाहता हूं। मैं एक बेहतर बेटा रहना चाहता हूं। ठीक उसी तरह से गांधी फैमिली का और कार्यकर्ताओं का संबंध है आपस में। गांधी फैमिली और कार्यकर्ताओं का संबंध है। मुझे ये बताइए, चलिए आप लोगों ने मान लिया राहुल गांधी अध्यक्ष हैं, आप बुरे वक्त पर गांधी परिवार का साथ नहीं छोड़ना चाहते, हमने ये भी मान लिया आपका आर्ग्यूमेंट। राहुल गांधी सर्वमान्य नेता है कांग्रेस के अंदर, ये भी मान लिया। लेकिन 2019 के चुनाव के अंदर जब आप एक गठबंधन बनाने की कोशिश करेंगे तब उसका नेता कौन होगा? राहुल गांधी चाहते हैं कि वो नेता बने। कांग्रेस के कई नेता बोल चुके हैं कि राहुल गांधी को नेता बनना चाहिए, शायद आप भी बोल चुके हैं, लेकिन उनको स्वीकार कौन करेगा? उनको कौन सा राजनीतिक दल स्वीकार करेगा? देखिए, सन 77 में जब कांग्रेस पार्टी हारी थी, इतिहास में कुछ प्रश्नों का जवाब छुपा होता है, हमें इतिहास में जरूर देखना चाहिए। तो उस वक्त इंदिरा जी को बिल्कुल अछूत मान लिया गया था, इंदिरा गांधी जी को, लेकिन इंदिरा गांधी लगी रही, फिर चुनाव जीती और चुनाव जीत करके सरकार बनाई। लेकिन मैं राहुल गांधी जी के विषय में बहुत स्पष्ट मैं बता दूं कि अंतोदगत्वा सत्य की जीत होती है।
सत्य कुछ दिनों के लिए विचलित तो हो सकता है लेकिन परास्त नहीं होता है। अंतोतगत्वा आखिरी विजय जो होती है सत्य की होती है। और राहुल गांधी जी जो मुद्दे लेकर के देश के सामने चल रहे हैं, मुझे फक्र है कि मैं उस देश का वासी हूं जहां सबसे नौजवान रहते हैं, सबसे ज्यादा नौजवान संख्या में रहते हैं। उन नौजवानों को बेहतर रोजगार मिले उसके लिए राहुल गांधी जी संकल्पित है। किसानों को बेहतर दाम मिले उसके लिए राहुल गांधी जी संकल्पित है। देश में अहिंसा का, सत्य का, प्रेम का, करुणा का, मानवता का, वसुधैव कुटुंबकम का नारा बुलंद रहे और वो छाया रहे, उसके लिए राहुल गांधी संकल्पित है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को देखते हुए एक बेहतर नेतृत्व की तलाश जब भी करी जाएगी तो राहुल गांधी उसमें बेहतर विकल्प है। और 2019 के लिए हमें लगता है कि हम लोग बेहतर तरीके से और परफॉर्म करेंगे। बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे ये मैं मानता हूं, मान लेता हूं आप बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे, पर मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी को नेता कौन मानेगा? समाजवादी पार्टी कह रही है कि नहीं नहीं समय आने पर फैसला होगा, बाकी दल भी मान नहीं रहे हैं। सिर्फ लालू यादव की पार्टी है जो कह रही है कि हाँ हम कर सकते हैं। उसके अलावा एक भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है। एनसीपी कह रहे हैं, एनसीपी भी लगभग यही बात कह रही है। देखिए, अब इसका एक बहुत स्पष्ट जवाब है दीपक जी कि सन 47 में जब देश आजाद हुआ, 52 में पहली सरकार बनी, तो 47 के बाद सन 77 में गैर कांग्रेसवाद का जमाना आया और इंदिरा जी चुनाव हार गई। तो ठीक उसी तरह से अगर आप देखेंगे 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो आज गैर भाजपावाद 4 साल में भी आ गया है। उसका कारण यह है कि प्रत्येक विपक्षी दल, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो मायावती जी हो, चाहे वो आपके लालू यादव जी हो, चाहे आप देखें तो ममता बनर्जी हो, सभी इनके विरोधी हैं भारतीय जनता पार्टी के। और सब चाहते हैं कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार से 2019 में नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा आधारित हार का सामना करना पड़े। मुद्दा आधारित मैंने विषय इसलिए इस्तेमाल किया कि हमारा मानना है कि किसान नौजवान सेंट्रिक पॉलिटिक्स देश में होनी चाहिए क्योंकि सबसे बड़ी संख्या में यही बिरादरी है। लेकिन राहुल गांधी के मामले में मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, गठबंधन हमारा समाजवादी पार्टी से भी रहा है और हमारा निश्चित रूप से जब हमारी सरकार चली थी केंद्र में तब समाजवादी पार्टी हमें सपोर्ट कर रही थी। कुछ मुद्दों पे सपोर्ट किया, कुछ में बाहर चली गई। तो ये विपक्षी एकता होगी और होने का समय अब उपयुक्त आ गया है। और मुझे लगता है कि आगे आगामी 3 साल में सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी, 3 महीने में सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। 3 महीने में तस्वीर क्लियर हो जाएगी। तो राहुल गांधी अगर डिक्लेयर नहीं हुए तो हेलो आगे हट जाओ यार। अच्छा, ये तस्वीरें देखिए, पीयूष गोयल और जितेंद्र सिंह अमित शाह जी से मिलने पहुंचे हैं उनके घर पर। ये वही तस्वीरें हैं। और आइए आपको सीधे दिखाते हैं तस्वीरें बेंगलुरु के बीजेपी ऑफिस के कि वहां पर किस तरह का जश्न मनाया जा रहा है। और ये रविशंकर प्रसाद और निर्मला सीतारमण एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। देखिए, जीत की मिठाई है। जीत का जश्न भारतीय जनता पार्टी के अंदर। लड्डू खा रहे हैं, लड्डू का रंग भी उनके अपने भगवा रंग से मिलता हुआ है। राजीव जी, जीत का जश्न चल रहा है। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि सोशल मीडिया पे लोग क्या कह रहे हैं। 15 मई को कांग्रेस का नया स्लोगन, कांग्रेस गई। This election in a unique way, and more importantly, this victory belongs to people of Karnataka because they want progress and they want good governance. And that is what was promised by BJP, and this is, they want government led by Yediyurappa ji, which will also follow the Narendra Modi governance model, which is everywhere now. So Congress is losing state after state, BJP is winning state after state, so we are there now in 23 states. Congress has lost all their states
all important states and which they were ruling, and therefore this is a real big victory for BJP, and we definitely owe it to our leaders and owe it to our workers and people of Karnataka. Sir, as you said, Congress is losing state after state. It was a very bitterly contested election. A lot of allegations were made. Do you think it's a clear BJP and for Yadurappa? It's a clear vindication for BJP, because BJP now is synonymous. BJP is now synonymous with progress, prosperity, and peace, and also, importantly, the good governance. And that is what has catched imagination of people, and therefore people are electing BJP election after election. So this तो हम बात कर रहे थे राजीव त्यागी जी से, सुदेश वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। राजीव भाई, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि 15 मई का सबसे छोटा स्लोगन आप लिखते हैं कांग्रेस आई, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे छोटा स्लोगन क्या है? कांग्रेस गई। कांग्रेस गई तो कांग्रेस आएगी भी। और इस पे एक शेर पढ़ देता हूं, अजीम दुश्मनों चाकू चलाओ मौका है, हमारे हाथ हमारी कमर के पीछे हैं। तो जब आप हारते हैं, यू आर जस्ट लाइक एन ऑर्फन चाइल्ड। जब आप हारते हैं तो निश्चित रूप से एक अनाथ बच्चे की तरह से होते हैं, और जब आप जीतते हैं तो बहुत सारे पिता निकल के आते हैं कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। तो इस समय का खेल है दीपक जी। और मैं निश्चित रूप से एक बात कह सकता हूं कि जो लोग बाग ये कह रहे हैं कांग्रेस गई, कांग्रेस फिर आएगी और आकर के निश्चित रूप से देश की सेवा करेगी, क्योंकि सेवा हमारा मानना है कि शासन सेवा से जुड़ा होना चाहिए, ना कि शासन प्राप्त करके मेवा प्राप्त करनी चाहिए राजनीतिक लोगों को, जो भारतीय जनता पार्टी आज भी कर रही है। वही तो सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि राहुल मंदिर गए, प्रसाद मोदी जी खा गए। आप तो मेवा खाते नहीं है, तो इसलिए प्रसाद मोदी जी खा गए। अब ये तो वही तो मैंने कहा ना, देखिए सोशल मीडिया इसके अंदर मेरी बात को तायद कर रहा है। मैंने बहुत शुरू में एक बात कही थी, देखिए, और अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता कोट की थी, तो उससे तो ये स्पष्ट होता है कि हम लोग बात संकल्पित हैं कि हम लोग लड़ेंगे 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 और जीतेंगे। और दूसरी बात जो मैंने बहुत महत्वपूर्ण कही थी कि विकास के अलावा भावनात्मक मुद्दे बहुत प्रधान हैं भारतवर्ष की राजनीति में, और भारतवर्ष की राजनीति भावना प्रधान है। तो उन भावनाओं को निश्चित रूप से हमें समझ करके उन भावनात्मक मुद्दों को समझ करके अपनी राजनीति में रचनात्मक तरीके से थोड़ा परिवर्तन लाना होगा। राजू भाई, बस मैं यही पूछ रहा हूं कि इन भावनाओं को समझने में और कितना वक्त लगेगा कांग्रेस को? ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, 2 मिनट के ब्रेक के बाद सीधे सुदेश के पास आते हैं। टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया तुमने? तुम जैसे लोग हैं जो अपने परिवार का ध्यान नहीं रखते, अब भुगतो। एक 113-67-42 यानी 113 बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास 67 यानी 67, जेडीएस के पास 40 यानी 40 और अदर्स के पास 2 यानी बीजेपी अभी भी मेजॉरिटी के पार है, 112 के नंबर्स को पार है। माधव आनंद मेरे साथ जुड़ गए हैं जो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। माधव, आपसे जानना चाहता हूं बीजेपी के लिए इस जीत के मायने क्या है? देखिए सर, बीजेपी के लिए बहुत 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 बड़ी विक्ट्री है ये, अब बहुत मायने रखता है, क्योंकि यहां से कर्नाटका के रिजल्ट से 2019 का भी जो है ना कहीं चुनावी जो है प्रभावित होने का काम करेगा। और मुझे लगता है कि ये बीजेपी के लिए बूस्टअप का काम करेगा कि अगर दक्षिण में और अन्य स्टेट जैसे तमिलनाडु हो गया, फिर केरला हो गया, वहां भी कहीं न कहीं बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनका जो है सो मोरल जो है ग्राउंड काफी हाई हो जाएगा, और वहां भी कुछ बीजेपी जो है सो अच्छा परफॉर्मेंस करेगी कर्नाटक इलेक्शन के बाद। दूसरी बात क्या है, देखने की चीज मैं बोलूंगा सर कि जो कांग्रेस का है, कांग्रेस का जो है परसेंटेज ऑफ वोट नहीं घटा है। कांग्रेस का और बीजेपी का परसेंटेज ऑफ वोट लगभग इक्वल है, लगभग इक्वल है। उनको नुकसान कहां से हुआ है, अगर कांग्रेस यही बीएसपी के साथ पहले से अलायंस कर लेती, क्योंकि ऑल्दो सिद्धिरमैया ने यानी एक्सट्रीम बायस्ड कास्ट पॉलिटिक्स का वहां प्ले किया था,
दलित के लिए। लेकिन यहां मुझे लगता है कि बीएसपी से जेडीएस का अलायंस होने से जो दलित समुदाय है, दलित समुदाय के लिए उन्होंने अच्छा काम भी किया था, फिर भी दलित समुदाय कहीं न कहीं छिटक गया और वो जो है उसका फायदा बीजेपी को और जेडीएस को मिला और कांग्रेस को उसका नुकसान हुआ उस रूप में। नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि नेशनल पॉलिटिक्स में आपने कहा कि 2019 के इलेक्शन को लेकर फायदा होगा, 2019 से कर्नाटका को आप किस तरह से लिंक करते हैं? 2019 का सर ये तो ये फाइनल हो गया कि मोदी जी जो है 2019 में जो है प्रधानमंत्री जो है सो बनेंगे कर्नाटका के रिजल्ट से। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2019 में मोदी जी, क्योंकि कांग्रेस और विपक्ष के पास क्या है कि कोई चेहरा नहीं है। राहुल गांधी के नाम पे मुझे नहीं लगता है कि जितने भी जो अपोजिशन पार्टी है सब एकत्र हो पाएंगे, इसमें मैं कोई संशय नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। अगर बीजेपी को अगर जिताने में सबसे बड़ा कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो राहुल गांधी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं राहुल गांधी के कारण बीजेपी जीते, क्योंकि मोदी जी के सामने, मोदी जी एक बहुत बड़े लीडर हैं, एक करिश्माई नेता हैं और उस करिश्माई नेता के सामने विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है और उसका फायदा बीजेपी को जैसे मिल रहा है। 2019 में भी मुझे लगता है कि जो एनडीए है, एनडीए पुनः सरकार में आएगी और जितने भी घटक दल हैं और भी घटक दल जो है एनडीए के साथ जुड़ेंगे। इसमें सीधे चलते हैं बीजेपी दफ्तर। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ है। सुधांशु जी, मेरा सीधा सवाल, मंगलवार मंगलमय रहा आपके लिए? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा दीपक जी, हम तो डे 1 से आश्वस्त थे कि हमें विजय मिलेगी और इस मंगलवार के मंगल का हमें आभास था। परंतु समस्या ये थी कि भाई दिल्ली में मीडिया का एक वर्ग वो कभी मानने को तैयारी नहीं होता है कि भाजपा आगे चल रही है। आप 2014 के बाद से हर चुनाव देख लीजिए, हर चुनाव से पहले माहौल बनाया जाता है भाजपा हार रही है, अंत समय में कहा जाता है कांटे की टक्कर है और फिर जो परिणाम आते हैं वो तथाकथित अनुमानों के पूर्णता विपरीत आते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा इसके राजनीतिक अर्थ तो है ही, परंतु इसके एक दूसरे सैद्धांतिक अर्थ भी हैं। अब यह स्वीकार करना चाहिए और ईमानदारी से चीजों का विश्लेषण करना चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं ईमानदारी से विश्लेषण करें तो कर्नाटक में हमारी विजय सिद्धारमैया सरकार की गलत नीतियों, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की शानदार जन कल्याणकारी योजनाओं और अमित शाह जी की कुशल सांगठनिक क्षमता और इन सब से मिलकर कार्यकर्ताओं के परिश्रम ने वो वातावरण बनाया कि आज कर्नाटक की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। सुधांशु जी, राष्ट्रीय राजनीति के अगर स्तर पर बात करें, क्योंकि मैं आपको एक प्रवक्ता के तौर पर जानता हूं, एक जाने माने इंटेलेक्चुअल के तौर पर जानता हूं और मैं आपको जानता हूं एक बहुत अच्छे एनालिस्ट के तौर पर, आपको क्या लगता है 2019 का क्या इफेक्ट होगा आज के इलेक्शन रिजल्ट्स का? 2019 लोकसभा, देखिए मेरा मानना है 2019 में पहला प्रभाव तो इस चुनाव का यह होगा कि अब कांग्रेस पार्टी इस पराजय के बाद विपक्ष का नेतृत्व करना, और नेतृत्व तो छोड़िए संयोजकत्व करने का नैतिक और राजनीतिक अधिकार खो चुकी। यानी अब लीडरशिप छोड़िए, कोऑर्डिनेशन के लिए भी कांग्रेस की कैपेसिटी खत्म होती नजर आ रही है। दूसरी बात यह है कि अब यह भी हो सकता है कि विपक्ष ज्यादा घबरा कर संयुक्त हो, परंतु उसमें एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो रोल कांग्रेस पे कर सकती थी वो अब नहीं रहेगा। इसलिए मेरा ये विश्लेषण के हिसाब से मानना है कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी समस्या हुई और विपक्षी एकजुटता का जो प्रयास होगा अब वो किसी एक ध्रुव के ऊपर आकर टिकने की संभावना बहुत कम हो गई। एक ध्रुव के ऊपर नहीं टिक पाएंगे, लेकिन इन्हीं चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कम से कम ये दावा तो कर दिया है कि अगर मेरी पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो मैं पीएम बनूंगा। उनको ये सोचते सोचते भी 14 साल लग गए। देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि कर्नाटक के चुनाव में तो पीएम कोई मुद्दा नहीं था। आप 2019 के लोकसभा में बोलते, देखा जाता, परंतु हकीकत तो ये रही कि आप पीएम की बात करते रहे और आपकी पार्टी का सीएम भी चला गया। तो दीपक जी, जो एक हिंदी की कहावत है ना कि वो चले थे चौबे छब्बे बनने और रह गए दुबे बनकर, तो वो कहावत इस समय राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के दावों के ऊपर पूर्णता चरितार्थ प्रतीत होती है। राहुल गांधी का ये कहना कि मैं पीएम के लिए तैयार हूं, उनके सहयोगियों को नागवार गुजरा है। क्या आपको लगता है कि ये इनके ऑब्स्टेकल होगा इनके अलायंस के बीच में, या इनका जो कोऑर्डिनेशन पैनल बनने वाला है उसके बीच में? देखिए, मेरा ये कहना है
कि राहुल गांधी जी समकालीन भारतीय राजनीति के विपक्ष के सभी नेताओं से कम अनुभवी, कम आयु के और कम योग्यता के हैं। और अब कांग्रेस पार्टी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि इस कर्नाटक के चुनाव के हार के बाद पीपीपी मॉडल में चली जाएगी, यानी पुदुचेरी, पंजाब और परिवार, तो देखा जाए तो प्रभाव क्षेत्र में भी कांग्रेस बहुत कम है। ऐसी स्थिति में वो कोई दावा करेंगे और उनके दावे को स्वीकार किया जाएगा, कोई भी सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी सहज अनुमान लगा सकता है कि उनके इस दावे में कितना दम है। दावे के दम की बात करें, आपको क्या लगता है 2019 के लिए कई सारी ऐसी चीजें हैं जो केंद्र सरकार के बहुत ज्यादा फेवर में नहीं जाती हैं, जैसा रोजगार की बात करें, इस बात को लेकर डाउट है और आम आदमी के मन में डाउट है कि कितने रोजगार मोदी सरकार ने क्रिएट किए। जैसे हाउसिंग फॉर ऑल की बात है, उसको लेकर कई तरह के डाउट है। जैसे स्मार्ट सिटीज है, उसको लेकर कई तरह के डाउट्स है। तो इन डाउट्स को कैसे क्लियर करेगी भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में, क्योंकि इसके लिए कई अलग अलग तरीके के वादे किए गए थे और उन वादों पर कुछ स्टेप्स होते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे। देखिए, सरकार के दावों और उपलब्धियों के ऊपर चर्चा हम लोग अनेक बार कर चुके हैं और दीपक जी, अभी 26 मई को हमारे 4 साल पूरे होंगे, तब फिर टीवी पर हम लोग बैठकर इस विषय पर डिबेट करेंगे। परंतु मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा कि सरकार ने बहुआयामी प्रयास किए। आज क्या यह सच नहीं है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा 57,000 करोड़ रुपया जो बिचौलियों के पास चला जाता था, वो आज गरीब के हाथ में सीधे पहुंचा है। चाहे 3.5 करोड़ लोगों के हाथ में, महिलाओं के हाथ में वो उज्ज्वला योजना से रसोई पहुंची हो, चाहे घरों में बिजली पहुंची हो, चाहे जनधन योजना हुई हो, चाहे स्टार्टअप और स्टैंडअप के द्वारा 8.5 करोड़ लोगों ने छोटे रोजगार लिए हों, यानी छोटे छोटे व्यवसायी क्रिएट हुए जो बाहर से लोगों को नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, ये मैं मानता हूं कि बड़े स्तर पर जो जॉब क्रिएट होने थे उसके बड़े प्रयास किए गए। अभी संक्रमण का काल है और आगे आपको उसके प्रभाव नजर आएंगे। जैसे मोबाइल हम सब यूज करते हैं, हमारी सरकार आने से पहले एक भी मोबाइल बनाने वाली कंपनी भारत में नहीं थी। आज 2 दर्जन से अधिक मोबाइल बनाने की फैक्ट्रियां भारत में काम कर रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं परिवर्तन हो रहा है। इससे पहले हम कभी डिफेंस के क्षेत्र में भारत में कोई प्रोडक्शन होगा इसके बारे में सोचते नहीं थे, आज वो भी सोच रहे हैं। तो जिस रोजगार की आप बात कर रहे हैं वो भी होगा और नीचे स्तर पे नए प्रकार के रोजगारों का सृजन हुआ है। इस बहुआयामी प्रयास का सकारात्मक प्रभाव जनता पे है, तभी तो हम लगातार चुनाव जीत रहे हैं। एक आखिरी सवाल, 2019 में मोदी के सामने आपको किसका चेहरा दिखाई देता है? मोदी जी अगर बीजेपी को लीड करते हैं, एनडीए को लीड करते हैं, तो दूसरे पक्ष को लीड करने के लिए आपकी नजर में सबसे उपयुक्त चेहरा कौन सा हो सकता है? देखिए, मेरा मानना है चेहरे का चुनाव वो लोग करते रहें